नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। फिर आज का जो टॉपिक है हमारा संवैधानिक विकास का दूसरा चरण, जिसका आपका समय है आपका 1858 से 1947 तक। तो इसमें जो हम चीज़ की स्टडी करेंगे वो आपका यह है, एक तो भारत शासन अधिनियम 1858 का, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा करेंगे। ये जो है और ये अधिनियम हमारे संवैधानिक डेवलपमेंट के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल अदा करेगा ये। और यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और तो इसलिए आप बड़ा ध्यान से सुनें और हर एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और यहीं से आप जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इफ़ेक्ट को अपने अलग अलग करते जाइए कि आपके मेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी प्रीलिम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और मैं उस चीज़ की चर्चा करूंगा, और केवल यूपीएससी और आईएएस से ही नहीं, यहाँ से आपका एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो लेट फर्स्ट भारत शासन अधिनियम 1858 पहला लेते हैं हम। भारत शासन अधिनियम। तो इस भारत शासन अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे प्रमुख, उन प्रावधानों को हम लोग इसमें जानेंगे। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत पेशेंस बना के रखिएगा और बहुत ही खुले माइंड से आप पढ़िएगा, उसका यूज कीजिएगा जो भगवान ने आपको भेजा है उसका, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 की। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे उसकी चर्चा करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले इस अधिनियम के जरिए भारत का जो शासन है सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। पहला फैक्ट कि भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। नंबर एक कि इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के अधीन जो आपका शासन चल रहा था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा कर सकते हैं कि इस कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर आपका एक नया पद भारत सचिव, नया पद सृजित कर दिया गया। अर्थात सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक पद, नया पद आया, ठीक है। अच्छा, ये जो भारत सचिव के जो नाम का पद था, ये जो व्यक्ति है ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था और ये भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। अब ये जो भारत सचिव है इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारतीय परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें सदस्यों को और साथ में भारत सचिव को इसका जो सैलरी जो दी जा रही थी वो भारतीय राजस्व से इसके वेतन को देने की प्रावधान भी किया गया। और भारत परिषद में 8 सदस्य जो है सम्राट के द्वारा और 7 जो मेंबर हैं निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसमें 9 सदस्य ऐसे होते थे जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव हो, वही व्यक्ति इस परिषद का मेंबर बन सकता था। भारत में स्थित गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य तथा एडवोकेट जनरल नियुक्त करे जाने का भी प्रावधान कर दिया गया। ये आपके संवैधानिक डेवलपमेंट के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि इसमें भारत के जो
राज्य सचिव को एक निगम, एक बॉडी कॉर्पोरेट घोषित कर दिया गया, जिसके तहत ये जो व्यक्ति, इसकी अपनी कोर्ट होगी और जिसमें अपने वाद विवादों को सुनेगा और यह किसी को दंड दे सकता है और किसी न्याय कर सकता है। इस प्रकार की एक कॉर्पोरेट बॉडी का निर्माण किया गया। दूसरा कर सकते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल था, अब इसे वायसराय की उपाधि दे दी गई, यानी कि इसको वायसराय की, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसे वायसराय कहा जाने लगा इस कानून के तहत की उपाधि दे दी गई। अच्छा, भारत सचिव को प्रतिवर्ष भारत की एक नैतिक और आर्थिक संबंधी एक रिपोर्ट जो है उसे पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया। दूसरी बात कि भारत में अंग्रेजों तथा भारतीयों के लिए नियुक्त का जो आधार है वो शिक्षा और योग्यता को रखा गया। उल्लेखनीय है कि इस भारतीय शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित इंग्लैंड की जो महारानी थी, एक राज्य घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को के द्वारा कर दी गई, जिसका भारतीय संविधान विकास के इतिहास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1858 के कुछ प्रावधान थे। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं भारत शासन, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसके प्रावधानों को हम जो है जानते हैं। तो इसके प्रावधानों में जो थे, अब एक इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को जो है क्या क्या अधिकार मिले उसकी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 तो इसमें हम कर सकते हैं कि यहां पर वायसराय को पहली बार ऑर्डिनेंस जारी करने का एक असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को शुरुआत किया। प्रतिनिधि संस्थाओं को इसने प्रारंभ किया। अब गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार मिल गया। भारतीयों को नामित करने का अधिकार। मिल गया। ठीक है, यानी शक्ति मिल गई। अब इसके अलावा और आप ये भी कर सकते हैं कि यह जो राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करती थी तथा राज्य सचिव परिषद का जो है अध्यक्ष होता था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। अच्छा, जो पांचवा जो मेंबर था वो आपका विधि विशेषज्ञ, पांचवा विधि विशेषज्ञ नाम के एक व्यक्ति को इसकी परिषद में शामिल किया गया। तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम थे, भारत परिषद अधिनियम से। और इसमें जो 3 मेंबर थे वो आपकी प्रशासनिक सेवा से के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव हो, और शेष 2 जो मेंबर थे उनमें से 5 मेंबरों का जो अनुभव है वो बैरिस्टर होना था। और राज्य सचिव सर्वोच्च सेनापति को ब्रिटिश सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि राज्य सचिव को सर्वोच्च सेनापति के रूप में ब्रिटिश सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वायसराय की विधान परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य आधे गैर सरकारी देकर इसका विस्तार किया गया, इसको और बढ़ा दिया गया, किंतु इसकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। अच्छा, अगला प्रावधान हो सकता है कि इस एक्ट के तहत बंबई तथा मद्रास की सरकारों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई तथा अन्य दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार की परिषदों के निर्माण का आपको प्रावधान में भी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम मुख्यतः 2 कारणों से
भारत के संविधान इतिहास में अन्य अति महत्वपूर्ण है। पहला यह था कि पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में सम्मिलित होने का एक तरह से आपको मौका मिला, अवसर मिला। दूसरा ये कि इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को, उस नीति को सूत्रबद्ध किया गया, सूत्रबद्ध हुआ जो आगे चलकर 1935 के अधिनियम की संघात्मक और प्रांतीय स्वतंत्रता में जो उल्लिखित हुई और जिसके अंश आज भी हमारे संविधान में विद्यमान है। तो ये था आपका भारत परिषद अधिनियम 1961 के कुछ प्रावधान। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1992 के कुछ प्रावधान के बारे में कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से महत्वपूर्ण रखता है। चलिए तो हम बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा केंद्र तथा प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, विधान परिषद थी, इनकी सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया और मनोनीत सदस्यों में अधिक भारतीय लिए जाने की व्यवस्था कर दी गई। इसके अतिरिक्त सदस्यों के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई। सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जो बजट था उस पर वाद विवाद करने तथा सार्वजनिक हित के विषय पर प्रश्न पूछने के अधिकार दे दिए गए। किंतु ध्यान रहे कि यहाँ पर मतदान देने का अभी अधिकार उनको नहीं मिला, नहीं दिया। फिर भी इस एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की दिशा में एक प्रमुख कदम था। क्या? 1892 का। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919। कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए 1909 में कुछ सुधार हुए। उन सुधारों की हम चर्चा करेंगे कि उन सुधारों में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो उसी में है आपका भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम तत्कालीन भारत सचिव मार्ले, लॉर्ड मार्ले, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और तत्कालीन भारत का जो वायसराय कौन थे, ध्यान रखना। ये आपके क्या नाम है एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछ जाते हैं और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तत्कालीन जो आपके वायसराय थे भारत सचिव जो थे तत्कालीन आपके जो थे लॉर्ड मार्ले और तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ये तो भारत सचिव हो गए और वायसराय मिंटू। इन दोनों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो इन्होंने सुधार किए उसी को जो है हम 1909 के अधिनियम के रूप में जानते हैं, जो इन्होंने सुधार लागू करे उसी, और इसी एक्ट को हम जो है मार्ले मिंटू सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार से हैं, मान के चलो कि इसने क्या करा कि इसने केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसी तरह प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। आगे और कर सकते कि विधान परिषदों के अधिकारों में इसने वृद्धि कर दी। सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सार्वजनिक हित संबंधी प्रश्नों को पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार और उस पर मतदान करने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा मिला। इस अधिनियम के द्वारा जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत मुसलमानों प्रेसिडेंसी जो कॉरपोरेशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस एक्ट की यही सबसे बड़ी कमी थी कि इसने पृथक निर्वाचक प्रणाली को जो लागू करा उसकी परिणति
इस देश के विभाजन में देखी जा सकती है। जो आज भारत और पाकिस्तान जो नाम जो देश हैं, इनका जो विभाजन हुआ है वो इसी एक्ट की वजह से हुआ। इसने जो पृथक निर्वाचन जो प्रणाली पद्धति जो लागू करी थी, उसकी जो परिणति हमारे देश के विभाजन से हुई। उल्लेखनीय है कि ये जो है चलकर इस व्यवस्था ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया और जो भारत की एकता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। तो इस एक्ट को हम भूलेंगे नहीं और ये प्रश्न आपके मेंस के लिए भी जरूरी है और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के। तो इसमें भी वही हम करेंगे थोड़ा सा चर्चा कि इसमें क्या क्या थे, इसमें भी क्या क्या प्रावधान हुए थे। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड आपके मान के चलिए मॉन्टेग्यू और तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे चैम्सफोर्ड, इन दोनों के प्रयासों के माध्यम से जो सुधार लागू किए गए उसी को भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट को हम जो है या इसको हम जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस एक्ट के में आखिर ऐसे क्या क्या सुधार थे। चलिए तो इस जो इन दोनों ने जो सुझाव भेजे, जो इन्होंने सुधार की सरकार से मांग की कि इसमें भारतीय प्रशासन में ये सुधार किए जाएं, वो सुधार ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी इस रिपोर्ट में, ये जो एक रिपोर्ट पर आधारित थी, वस्तुतः 1909 के जो सुधार थे वो भारतीय जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये इस एक्ट को और इस सुधार को लाया गया। चलिए तो इसी भारतीय जनमानस की जो नाराजगी थी उसी को दूर करने के लिए इसमें कुछ सुधार किए गए। तो सबसे पहली चीज़ कि तो इसमें भारत में उत्तरदायी शासन और स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना का काम धीरे धीरे और क्रमिक ढंग से किया जाने जाएगा। इसमें ऐसी व्यवस्था है। नो डाउट इस अधिनियम ने प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल लोकप्रिय सरकार एक तरह से की स्थापना तो की, लेकिन इस सिद्धांत को केंद्र में लागू नहीं करा। ठीक है, तो आगे इस कानून में आगे जो बातें हैं वो हम चलेंगे। जैसे उसने केंद्र सरकार, इस कानून के तहत केंद्र सरकार, ये बात हो रही है आपकी 1919 के अधिनियम की। तो इस 1900 के अधिनियम में इसमें हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार क्या थी, जो अर्थात इसके काम क्या थे, इसमें क्या क्या सुधार किए थे, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कार्यपालिका की चर्चा करते हैं। चलिए, गवर्नर जनरल अर्थात जो वायसराय कि जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था, मतलब कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय था वो कार्यपालिका का मुख्य अधिकारी था, चीफ। और उसकी कार्यकारी परिषद यथावत ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी, न कि केंद्रीय विधान परिषद के प्रति। ठीक है, इसमें ऐसी व्यवस्था थी। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थे, इसके 8 सदस्यों में से भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। अच्छा, सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका इसमें कहते हैं कि सभी विषय को 2 भागों में, एक आपका केंद्रीय और एक आपका प्रांतीय। केंद्र और प्रांतीय। तो जो केंद्रीय विषय थे और जो प्रांतीय विषय थे उसमें जो चर्चा हम करेंगे, तो उसमें आपका
यानी कि विषय को दो भागों में बांटे, केंद्र और प्रांतीय में। और उसके बाद में जो विधायिका थी, तो केंद्रीय विधान परिषद को अब द्विसदनीय बना दिया गया। विधायिका इस एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान इसमें कि जो विधायिका थी, अच्छा, केंद्रीय विधान परिषद के इसके द्विसदनीय बना दिया। एक तो केंद्रीय विधानसभा और दूसरी थी आपकी राज्यसभा। इसको बोलते हैं हम निम्न सदन या सभा, इसको बोलते हैं उच्च सदन या उच्च सभा। ये दो प्रावधान थे इस एक्ट के माध्यम से। केंद्रीय विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसकी सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 आपके नॉमिनेटेड मनोनीत। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। और राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 60 थी, और जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक। और इसमें प्रावधान क्या था कि इसमें पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी और अधिक विस्तार कर दिया गया, और इसमें वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे, और उन्हें संघ सूची और में जो संघ सूची में वर्णित सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार था, विधि बनाने की शक्ति थी। किसको? संघ। तो ध्यान रखिएगा, जो कार्य 1909 के एक्ट में शुरू हुआ था, उस कार्य को 1919 के एक्ट ने थोड़ा और बढ़ोतरी कर दी। अर्थात जो पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी, जो पद्धति, यहाँ पर और उसे बढ़ा दिया गया। तो समस्याएं कम नहीं, समस्याएं और बढ़ गई। अच्छा, ये तो हो गया आपकी केंद्र सरकार के। अब होते प्रांतीय सरकार कि इस एक्ट में प्रांतीय सरकार के लिए क्या प्रावधान थे। कि ये एक्ट प्रांतीय सरकारों के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है। तो इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रांतीय कार्यकारिणी की परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, और दूसरा था गवर्नर और उसके भारतीय मंत्रीगण। विधि निर्माण की दृष्टि से प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित और एक आपके आरक्षित। तो जो हस्तांतरित जो विषय हैं, ठीक है, तो अब जो आरक्षित विषय हैं कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी की सहायता से, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से वो जो है करता था, जो प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब इसमें क्या था, जो वायसराय था, जो गवर्नर था, गवर्नर को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को अस्वीकार करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ये भी सही बात है। संवैधानिक विकास पर विचार करने के लिए और सन 1927 में एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी कारण इसका भारतीय राजनीतिक दलों ने, भारतीय पार्टियों ने, भारतीय जनता सब ने इसका विरोध किया। फिर भी आयोग की रिपोर्ट श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में उल्लिखित सुधारों पर विचार करने के लिए उसे संसद की चयन समिति को सौंप दी गया, और इस समिति के सुझाव के आधार पर ब्रिटिश सरकार में एक सुझाव लाया गया, और ये जो सुझाव लाया गया इसी को हम जो है आगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो 1935 का
भारत शासन या सरकार अधिनियम। घबराना नहीं, शासन सरकार दोनों बात एक ही है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी। मैं हर बार कहता हूँ कि सब भेजे को यूज करना, भगवान ने भेजा है तो सब भेजे में थोड़ा सा ये फैक्ट्स को डाल लेना, और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम का पॉइंट व्यू को छूटेगा नहीं। कि लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों 1930 से 1932 के, चलिए 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया। 1935 का यह अधिनियम इस श्वेत पत्र पर ही आधारित था, लेकिन इस अधिनियम में जो भी 1919 के अधिनियम की ही तरह न तो यह पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक स्वराज्य को का आश्वासन था, और न ही भारत की राष्ट्रीय भावनाओं पर यह ध्यान दिया था। वैसे यह अधिनियम काफ़ी विस्तृत और जटिल था, तथा इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात, विशेषता यह थी कि इसके पहले जहाँ सभी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारों का स्वरूप एकात्मक था, वहीं इस अधिनियम में पहली बार इस देश में, इस भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो ये संघात्मक सरकार क्या होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार का स्वरूप क्या था, केंद्र सरकार के लिए इसमें प्रावधान क्या था, जरा हम इसकी चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार एक अखिल भारतीय संघ। यह संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ में शामिल होने को सहमति मिलाकर बनाया जाना तय था। ऐसी व्यवस्था थी इस बात की। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसके लिए 3 सूचियां जो है बनाई गई। एक आपकी थी, 3 सूची बनी इसमें, एक आपकी संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी समवर्ती सूची। 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, प्रांतीय सूची और आपकी समवर्ती सूची, जो इसका टर्मिनल नाम है आपका प्रांतीय सूची, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय सूची। संघ सूची में जो आपके विषय रखे गए, इसकी संख्या थी आपकी 59, और जो राज्य अर्थात जो प्रांतीय सूची थी, इसकी विषय थी आपके 54, और जो बाकी बची आपकी समवर्ती सूची, इसमें आपके सब विषय रखे गए 36। तो क्या होती है संघ सूची? संघ सूची का अर्थ होता है कि संघ के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का, प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य प्रांत सरकार का, और समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, जिनका इन दोनों लिस्टों में कोई क्लियर ना हो, वो यहाँ रख जाते। और इस सूची पर दोनों ही सरकारें, संघ सरकार और राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कानून बना सकती है। इसको हम पढ़ेंगे कि यदि दोनों में टकराव की स्थिति हो तो किसका कानून मान्य होगा। तो वो भी हम आगे आने वाली क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या था कि केंद्र में, अगला उसमें कर सकते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर उसे केंद्र सरकार में, केंद्र में से लागू कर दिया। इसके अंतर्गत प्रशासन के विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, एक आरक्षित, दूसरे हस्तांतरित।
एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। अब जो ये आरक्षित विषय थे, जैसे प्रतिरक्षा हो गए, विदेश मामले हो गए, धार्मिक विषय हो गए, जनजाति विषय हो गए, इस प्रकार से अन्य विषय, इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। और जबकि जो हस्तांतरित विषय थे, इनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपने जो मंत्री परिषद थे उनकी सलाह से करता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। अच्छा जी, अब केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में नहीं थी। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विधेयक, अधिनियम, कानून नहीं बन सकता था तथा वीटो करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर को प्राप्त था, यानी कि वायसराय को। तो ये तो हो गया अभी केंद्र सरकार। अब बात करते हैं हम आपकी विधायिका की। विधायिका, इसी का दूसरा नाम है आपका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका मतलब इसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। चलो, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विधानमंडल यथावत, जैसे द्विसदनी था। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन की संख्या जो है आपकी 375, इसमें आपके 250 तो जो है आपके ब्रिटिश प्रांत से थे और 125 आपके भारतीय रियासत थी। और राज्य जो परिषद थे उसकी जो सदस्य संख्या थी 260 थी। अब इसमें से 104 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि और 6 मनोनीत और शेष बाकी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने। यह एक स्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवर्तमान अर्थात अलग हट जाते थे। इस अधिनियम की सबसे अनोखी व्यवस्था यह थी कि राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव सीधे तथा प्रत्यक्ष होना था, जबकि विधान सभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष। पृथक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना, इसमें बात करते हैं तो इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की, जिसका कार्य संघ और प्रांतों के बीच उठे विवाद, मसले, लड़ाई झगड़े, उनको निपटाना था। चलो, ये तो हो गई आपकी केंद्र की बात। अब हम बात करते हैं प्रांत की। तो प्रांत की बात का मतलब प्रांत सरकार। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी और इस प्रांतीय शासन की शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। इससे प्रांतीय सूची में शामिल सभी विषयों पर विधि बनाने की जो शक्ति थी वो प्रांतीय विधानमंडल के प्राप्त हुए। अब इसकी बात करते हैं कार्यपालिका की। तो जो प्रांतीय कार्यपालिका थी, ये जो गवर्नर और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा गठित थी। इस कार्यपालिका की समस्त शक्ति गवर्नर में निहित थी। गवर्नर को अनेक विवेकीय शक्तियां प्राप्त थी, विवेकाधीन, और जिसके प्रयोग में वह मंत्रियों की सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं था। वो अपने विवेक से ऐसे निर्णय ले सकता था जैसा वो उचित समझे। अब बात करते हैं प्रांत की विधायिका की। तो ये प्रांत की जो विधायिका है, इसकी चर्चा करते हैं। प्रांत की जो विधायिका है, प्रांतीय विधानमंडल का आकार और रचना विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी।